क्वेश्चन की सीरीज हमने इसलिए नहीं चेंज की कि अगर आप पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर रहे हैं और साथ में आप यहाँ से समझना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। खाए मॉड्यूल 3 है, ये मॉड्यूल 4 है, इस तरह से तो आसानी होगी आपको क्वेश्चंस को समझने में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। यानी 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी अगर इसे हम पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से जो है सुरक्षित किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो रेटेड करंट आपका होता है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पूछ रहा है ना करंट कैरिंग कैपेसिटी, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर आपको निकालनी, इसको CCC लिख देते हैं एक तरह से, तो ये होता है आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, नॉर्मल कितनी है यहाँ पे 32 एम्पियर इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है आपको रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, आपका जो रेटिंग फैक्टर होता है उससे आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 32 एंड यहाँ पे रेटिंग फैक्टर आपका होता है 0.81। क्या होगा 0.81। यहाँ पे रिवायरेबल तार के केस में क्या होता है 0.81। इससे आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 25.92। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 26 एम्पियर कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 एम्पियर। ध्यान दीजिए किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 0.81 से। कई बार हो सकता है यहाँ पे 32 एम्पियर की यहाँ आपसे यहाँ पे पूछ ले 16 एम्पियर का, तो 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 13 एम्पियर अप्रॉक्स। ठीक है, उसी यहाँ आपको 6 एम्पियर का अगर पूछ ले तो 6 एम्पियर को 0.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ करके आपको उसका 5 एम्पियर यहाँ पे लगभग मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 26 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG जिसे बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड वायर गेज में जो हम साइज माप सकते हैं तार का, वो होता है आपका 0 से 36, मतलब उस पर 0 से लेके 36 तक के वहाँ पे नंबर्स आपको बने हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज है। यहाँ से आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह स्टार्ट हुआ एंड 36 आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे जो है डिजिट लिखी गई है। ठीक है, तो यही आपका SWG इस तरह से आपको दिखता है। तो 0 से 36 इसकी मापन रेंज या मापन की परास हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस वायर जॉइंट का आपको नाम बताना है, क्या है। एरियल टैप जॉइंट है, नॉटेड टैप जॉइंट है, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट है, या डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट, डबल क्रॉस टैप जॉइंट है। तो ये है आपका नॉटेड टैप जॉइंट। ठीक है, कोई लाइन जा रही है उसमें से आपको नॉटेड मतलब क्या है, एक गांठ जैसी लगी हुई है ना यहाँ पे, एंड टैपिंग आपने कर लिया, एक ब्रांच यहाँ से आपने टैप कर ली। ठीक है, तो वही है ये नॉटेड टैप जॉइंट इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन। तो यहाँ पे गैल्वनाइज्ड आयरन, ठीक है, कि जो लोहा है उसके लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स हम प्रयोग करते हैं। देखिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग सोल्डरिंग फ्लक्स जो है ना प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं जिंक क्लोराइड प्रयोग किया जाएगा, कहीं पे रोजिन प्रयोग किए जाएंगे, कहीं पे सेल अमोनिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए गैल्वनाइज्ड आयरन में हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि आपका डिस्टिल्ड रहता है, मतलब 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो रहता है उसे प्रयोग किया जाता है एज अ सोल्डरिंग फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। देखिए, क्वांटिटी प्रोडक्शन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, या सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। देखिए, सोल्डरिंग आप कई तरीके से, एक तो आप सोल्डरिंग आयरन से कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल भी होता है, नॉर्मल मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन भी होते हैं जो आप ऐसे कहीं हीट कर लेते हैं। दूसरा एक सोल्डरिंग गन होती है, सोल्डरिंग गन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक फ्लेम सोल्डरिंग होती है जो ओनली ऑटोमोबाइल के बॉडी वगैरह में यूज़ किया जाता है। और एक होती है डिप सोल्डरिंग, जिसमें आप क्या करते हैं, बाकी पोर्शन को मास्क कर देते हैं, जो उभरी हुई सरफेस होती है उसको आप सोल्डर में डिप करते हैं, तो वहाँ पे सोल्डर आपका चिपक जाता है, सोल्डरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपका डिप सोल्डरिंग है जो आपका यहाँ पे क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड टिनिंग वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है वो डिप सोल्डरिंग। जनरली PCB का आपने नाम सुना होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे बोलते हैं, इसकी ये जो सोल्डरिंग हुई रहती है ना, ये डिप सोल्डरिंग के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन द अंडरग्राउंड केबल। इस अंडरग्राउंड UG केबल जिसे बोल रहे हैं, इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का आपको नाम बताना है। तो देखिए, इसको याद करने का ना एक तरीका बना लीजिए, क्योंकि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल लगभग यहाँ पे आपको 6 लेयर्स जो है देखने को मिल जाती हैं तार के ऊपर। जो मेन तार है, वायर है, उसके ऊपर 6 लेयर्स आपको मिल जाती हैं, वायर को लेके टोटल 7। तो इसे याद करने का एक तरीका याद कर सकते हैं आप लोग, CPL
BAS, ठीक है। इसको आप क्रिकेट प्रीमियर लीग मान सकते हैं, BAS बस मान सकते हैं, जो भी आप मान लीजिए, CPL बस, ऐसा आप याद कर लीजिए। तो इसका नाम कैसे आप देखेंगे, देख लीजिए, ठीक है। CPL सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर क्या है आपका, पेपर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन के आपके ऊपर आया लिड सीथ, उसके ऊपर आया आपका बेडिंग, उसके ऊपर आर्मनिंग एंड उसके ऊपर सर्विंग, ठीक है। तो CPL BAS ये आप अगर याद रखेंगे, कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, लेड सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो पूछा है वो क्या है, तो वो है आपका बेडिंग। क्या है, बेडिंग है। इसका प्रोवाइड करने का पर्पज होता है जो लेड सीथ आपका है, ठीक है, इसके कोरोजन, ठीक है, या इरोजन या कोरोजन को प्रोटेक्ट करना। उसी यहाँ आर्मरिंग के ऊपर क्या दिया गया, सर्विंग। तो सर्विंग का काम क्या है, आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करना। आर्मरिंग का काम बेडिंग को, लेड सीथ का बेडिंग को, मतलब इस तरह से सभी के अपने अपने यहाँ पे फंक्शन है। तो आप लोग ये नाम याद कर लीजिए, अंडरग्राउंड केबल में कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो XLPE केबल का फुल फॉर्म होता है, अब यहाँ X को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, X मतलब यहाँ पे क्रॉस एक्चुअल में कहा गया, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो X को एक्चुअल में क्रॉस जो है, ऐसे क्रॉस रहता है ना, तो वो आप याद करिए कि जहाँ आपको क्रॉस मिल गया ना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है, लाइन नहीं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी तरह से PVC केबल होती है जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल कह देते हैं, उस PVC की कोटिंग रहती है। तो यहाँ पे फिलहाल XLPE का फुल फॉर्म आप लोग ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। देखिए आ गया ना, अंडरग्राउंड केबल से इस तरह से कई क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड अगर आप वीडियो को आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट वीडियो जरूर थोड़ा सा और लोगों तक पहुंच जाएगी। एंड वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस पार्ट से हमने लिया है, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर, ठीक है। जो सर्विंग लेयर है भूमिगत केबल में, उसका उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग होता है आपका प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखिए अभी हमने बताया ही था, जो आर्मरिंग है, आर्मरिंग के ऊपर क्या लगाया आपने, सर्विंग केबल, जो सर्विंग पार्ट है। तो इसका काम क्या हुआ, आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करना, किससे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, नमी से और चीज़ों से क्या करना, आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट। ये आपका क्या है, एक लूप टेस्ट है। अंडरग्राउंड केबल में हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई फॉल्ट देखना है तो हमें लूप टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से बाहर तो है नहीं कि आप कोई चीज़ लगा के देख लेंगे। तो लूप टेस्ट में वही पूछ रहा है कि किस प्रकार के दोष को ज्ञात करने का ये तरीका यहाँ बताया जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड केबल, फॉल्टी केबल, ठीक है, लो रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, ये आपका यहाँ पे जो लगा, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करने का ये तरीका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किसमें, अंडरग्राउंड केबल में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, इन डक्ट यानी डक्ट में, रैक्स इन एयर, अलॉन्ग बिल्डिंग्स या डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो जो आपके जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ पावर वगैरह आपका पावर प्लांट है, पावर जनरेट हो रही है, उसमें जनरली केबल्स को अंडरग्राउंड नहीं बिछाते। वहाँ पे हम हवा में रैक्स होते हैं, जिन रैक के ऊपर केबल्स को बिछाया जाता है। जैसा कुछ आप इस तरह देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखना चाहें, जैसे इस तरह के रैक्स होंगे, इसके ऊपर केबल्स इस तरह बिछी होंगी, हवा में रैक होंगे, ठीक है, उन पे केबल्स आपकी बिछी रहेंगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे रैक इन एयर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ अ कॉपर एटम। एक तांबे के परमाणु का जो आबंध चक्र है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस सेल में कॉपर के एक एटम होता है। कैसे होता है उसका एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिगर भी। ये आपका कॉपर है, पहली कक्षा, ठीक है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आप देखेंगे, सभी में काउंट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। पहली कक्षा में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। फिर कितने आपको मिलेंगे, 8 मिलेंगे। 8 के बाद कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे, 18 मिलेंगे। फिर यहाँ लास्ट में देखिए कितना है, 1 है। तो बैलेंस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। देखिए जो विद्युत धारा होती है ना, इसका सभी जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके विद्युत धारा तो एक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा, उसको हम अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड उसका सब जगहों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप हीटर में लगाते हैं, हीट मिलती है आपको, फैन में लगा देते हैं आपको
मैकेनिकल एनर्जी हवा मिलने लगती है, ठीक है। ट्यूब लाइट में, बल्ब में लगाते हैं, आपको लाइट एनर्जी मिलने लगती है, हीट एनर्जी मिलने लगती है साथ में, ठीक। तो इसी तरह से जो नियॉन लैंप होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है, कुछ इस तरह से आपका मान लीजिए यहाँ पे ये नियॉन लैंप है, ठीक है, 2 आपके टर्मिनल हैं, यहाँ से आप विद्युत धारा इसमें दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है, सटे तो है नहीं, तो ये आपका आयनीकृत होता रहता है। जो इसमें गैस है ना, वो क्या होती है, आयनाइजेशन इफेक्ट होता है, आयनीकृत होने लगती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, यानी गैस का आयनीकरण प्रभाव होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, किसमें, नियॉन लैंप में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन यानी कुचालक प्रतिरोध की इकाई। तो देखिए आप कंफ्यूज, रेजिस्टेंस मान के मत मानिएगा, ओम हो जाएगा आपका। यहाँ पे बात है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट होती है मेगा ओम, ठीक है। ओम जो होती है कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उनका भी थोड़ा सा अपना रेजिस्टेंस होता है, उसके लिए मेजर करते हैं। बट इंसुलेटर कोई चीज़ है, मतलब समझना ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो उसमें कोई चीज़ प्रवाहित नहीं हो रही, कोई धारा नहीं जा रही उसमें से। तो वो हम लोग यहाँ सबसे बड़ी यूनिट क्या है आपकी, मेगा ओम। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस मेगा ओम में मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोर्स एक्सेस है, ठीक है, यानी अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण। कौन सा विद्युत उपकरण है जो अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है, ठीक है। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अधिक, एक होता है अतिरिक्त धारा संरक्षण, एक होता है अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण। तो अधिक अतिरिक्त के केस में राइट आंसर होगा आपका रिवायरेबल फ्यूज। और इसके केस में आपका जो फैक्टर रहता है उसका कितना रहता है, हम लोग देखे थे ना पहले क्वेश्चन में ही, 0.81 जो रेटिंग फैक्टर होता है रिवायरेबल फ्यूज का। और जहां आपको अधिक अतिरिक्त धारा मिले वहां वो रेटिंग फैक्टर आपका 0.81 होता है। उसी जहां अगर सिर्फ अतिरिक्त धारा संरक्षण रहेगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बारे में अगर कोई सवाल आएगा तो ज़रूर हम लोग बात करेंगे। तो रिवायरेबल फ्यूज है यहाँ पे, रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज जिसे कहते हैं, जो आप घरों में तार के तौर पे बांधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन क्या है, आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, इनके ऊपर से जो लाइंस गई हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहेड लाइंस कहते हैं, ठीक। तो उनमें क्या करना, अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ानी है, तार ऐसे पूरा मान लीजिए यहाँ तक आपने जोड़ा, ये पोल था, अब इस पोल पे जाने तक यहाँ क्या हुआ, तार छोटा पड़ गया, तो इसे आप कैसे जोड़ेंगे, कौन से जोड़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉइंट है, इसी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। देखेंगे कुछ इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक कंडक्टर था, ठीक है, एंड दूसरे वाले को जो आप जोड़ेंगे कुछ इस तरह से जोड़ते हुए फिर आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्या है ये, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, लंबाई बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स को सोल्डर करने के लिए जनरली हम लोग कैरोलाइट, या यहाँ पे आपको मिलेगा करअलाइट, इसका कुछ स्पेशल नाम यही है, कैरोलाइट या करअलाइट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास एक्सप्लेनेशन इसके बारे में नहीं है फिलहाल, तो ये आप याद रख लीजिए, कैरोलाइट या करअलाइट, इस तरह के आपको ऑप्शंस जो हैं मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, व्हाट द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। पिघले हुए सोल्डर को अगर हम बार बार पिघलाएं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो सोल्डर एक बार पिघल गया, ये सोल्डरिंग वायर था आपका, इसको आपने पिघला दिया, ये पिघल के इतना हो गया। अब आप इसको अगर बार बार पिघलाएंगे तो इसका जो टिन कंटेंट है ना वो जल के रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिन कंटेंट रिड्यूस, जो टिन वाला भाग है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आप पिघले सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे। तो इसलिए उसमें कोई मजबूती भी नहीं आती है, इसलिए उसे पिघला के बाहर कर दिया जाता है, फिर नया सोल्डर यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है ना सोल्डरिंग क्या है, सोल्डर क्या है, एक एलॉय है टिन एंड लेड का, प्लस उसमें कुछ सिल्वर भी मिला देते हैं, इस तरह से एक क्या है, मिश्र धातु है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड। यानी केबल में आप पीवीसी कुचालक आपका लगा हुआ है और अगर अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे तो उस पर क्या असर होगा। जैसे आपका ये वायर है मान लीजिए, ठीक है, ये आपके तार होते हैं, इसके ऊपर आपने देखा क्या, पीवीसी की एक कुचालक, एक इंसुलेशन लेयर चढ़ी होती है। अब इसमें अगर कंटिन्यूस बहुत करंट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, एंड वो हीट जो होगी ना इसके इंसुलेशन को क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसका क्या कर देगी, उसे यहाँ पे कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो आपको क्या होगा, बाद में वो हार्ड भी हो जाएगा, वह डैमेज भी हो जाएगा और आपको उसके ऊपर से भी करंट लग सकता है अगर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इंसुलेशन का उस केस में।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हिच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज। कंजेस्टेड एरिया मतलब होता है जो संकीर्ण क्षेत्र हों, तो वहाँ केबल बिछाने के हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे। रैक्स इन एयर तो कर नहीं सकते, कंजेस्टेड एरिया की बात हो रही है, वहाँ पे हम लोग डक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, डक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट ऑन ग्राउंड तो बिछा ही नहीं सकते। जब कई बार ऐसे क्वेश्चन आए आपको ना पता चले आंसर, तो कंजेस्टेड है एयर रैक तो हम एयर में लगा नहीं सकते हवा में, ये तो जनरली आपके पावर प्लांट के अंदर होता है। डायरेक्ट ग्राउंड पे तो बिछा नहीं देंगे। अलॉन्ग बिल्डिंग के बगल से लगा नहीं देंगे भवनों के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डक्ट पाइप का इस्तेमाल करेंगे। डक्ट पाइप्स होती हैं, उसके अंदर से वो तार जो हैं आपके जाते हैं, कुछ इस तरह से डक्ट पाइप में वायरिंग आपकी की जाती है या केबल जो है बिछाई जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में अब एक्स वाले पार्ट का आपको नाम बताना है। हमने आपको बताया था ना CPL, ठीक है, कंडक्टर, देन आपका यहाँ पे P पेपर वाला जो आपका इंसुलेटिंग था, कवर था, देन L, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लेड सीथ। क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D लेड सीथ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, कंडक्टर, उसके ऊपर पेपर इंसुलेशन, लेड सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ठीक। तो यही आपका क्या है, वो लेड सीथ है। याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। इस सर्किट से क्या आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। बिना देखे आप, मतलब देख के, बिना देखे मत लगाइएगा, बट देख के ही आप समझ गए होंगे क्या है ये, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। लघु परिपथ दोष यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस फिगर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन। देखिए अब यहाँ पे फिर से जो लेड सीथ के ऊपर का पोर्शन था बेडिंग, वही आपका क्या करेगा, मेटेलिक सीथ या लेड सीथ को प्रोटेक्ट करेगा, किससे, कोरोजन से, क्षरण से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बेडिंग। फिर से यहाँ पे हम आपको दिखा दें, सीथ है, इसके ऊपर क्या है, बेडिंग, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बेडिंग। अगला क्वेश्चन है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज वाइल सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय हम स्टैंड में क्यों रखते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन होता है, कपड़ा प्रेस करने के बाद आप उसको, जो भी आपने कपड़ा बिछाया टेबल पे या बेड पे, जिस पे भी आप कर रहे हैं, उस पर तो नहीं रख देते हैं, उसे क्या करते हैं, ऐसे स्टैंड पोजीशन में रखते हैं या आयरन स्टैंड पे रखते हैं। तो सेम सोल्डरिंग स्टैंड भी होता है जिस पे हम सोल्डर को रखते हैं, जिससे कि क्या कर सकें, हम आग लगने से और किसी चीज़ को जलने से बचा सकें। क्या होगा, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, ये जलने और आग को क्या करेगा, रोकेगा। कुछ इस तरह से होता है आपका सोल्डरिंग स्टैंड। इसमें आप क्या करते हैं, सोल्डर को इस तरह से रख देते हैं, तो ये किसी सरफेस को और टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। एक जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो जंक्शन बॉक्स में हमेशा आपको जो मिलेंगे तारों के जोड़, वो मिलेंगे रैट टेल जॉइंट। क्या मिलेंगे, रैट टेल, रैट मीन्स चूहा होता है ना, चूहे की पूंछ जैसा जॉइंट कुछ इसमें बताया जा रहा है। तो ये है आपके जैसे जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पे इस तरह का जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रैट टेल जॉइंट। याद रख लीजिए, फिगर पूछ भी सकता है फिगर के साथ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जॉइंट का आपको नाम बताना है। तो ये जॉइंट भी काफ़ी पॉपुलर जॉइंट है, ये है आपका मैरिड जॉइंट। क्या है, मैरिड जॉइंट इसे बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट तो पीछे हम लोगों ने बात की ही थी, जहाँ पे जोड़ना था, ठीक है। तो ये है आपका फिलहाल के लिए मैरिड जॉइंट, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके क्लास 3 में। क्लास 4 में हम इसी मॉड्यूल का, ठीक है, इसी मॉड्यूल के जो बचे हुए क्वेश्चन आपके 27 क्वेश्चन, उनको कवर करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो, आप लोग बोर भी ना हो देख के, क्योंकि कई बार आप लोग बोर हो जाते हैं, 1-2 मिनट में ही वीडियो छोड़ देते हैं। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, विच कॉजेज नॉट डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स। ये आपके मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन है। लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है। डिफेक्टिव स्टोरेज है, अनइवन श्रिंकेज यानी असमान सिकुड़ना है, ग्रोथ ऑफ ब्रांच यानी शाखाओं की वृद्धि है, या इम्प्रॉपर सीजनिंग यानी गलत सीजनिंग के कारण है। तो जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, एंड चैनल पर बने रहिएगा।